हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। आज हम सेकेंड और थर्ड जून 2023 के करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के बारे में बातें करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले उड़ीसा में हुए रेल हादसे में घायल और मृतकों के परिजनों के प्रति हमारी गंभीर संवेदनाएं मैं यहाँ पर ज्ञात करना चाहता हूँ। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के द्वारा 3 इयर्स इंटीग्रेटेड सिविल सर्विस प्रोग्राम का जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। जो बैचेस हैं वो आने वाले वीक से शुरू हो जाएंगी। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी हमारे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप संपर्क कर कर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। न्यूज़ पे आते हैं तो जो 2 जून का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया है दैट इज़ कि 100 डेज 100 पेज। ये आरबीआई ने 1 जून को एक कैंपेन लॉन्च किया है। दैट कैंपेन इज 100 डेज 100 पेज। ये किसके रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स मतलब ये जो अनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं, ऐसे अकाउंट्स जिसमें 10 सालों तक 10 इयर्स और या उससे ज़्यादा तक कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, ऐसे अकाउंट्स को हम लोग बोलते हैं अनक्लेम्ड अकाउंट्स। और वहां पे जो डिपॉजिट्स पड़े होते हैं उसे हम कहते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। सो अगर हम लोग स्टैट्स की बात करें, सो फेब्रुअरी तक, दिस ईयर फेब्रुअरी तक जो टोटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स था जिसको बैंक्स ने आरबीआई को ट्रांसफर किया है, पर्पजली स्टेट रन बैंक्स ने ऑलमोस्ट 35,012 करोड़ रुपी ये प्रोवाइड किया है। किसको? आरबीआई को। किसके अंडर में? अनक्लेम डिपॉजिट के अंडर में। सो आरबीआई ने ये 100 डेज 100 पेज का जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया है ट्रेस करने के लिए। क्या? 100 अनक्लेम डिपॉजिट, सभी बैंकों के 100 ऐसे अनक्लेम डिपॉजिट्स निकाले जाएंगे। और ये क्या निकाले जाएंगे? ये निकाले जाएंगे एवरी डिस्ट्रिक्ट में विद इन 100 डेज। सो इट इज 100 डेज के अंदर 100 ऐसे अकाउंट्स निकाले जाएंगे जिनमें अनक्लेम डिपॉजिट्स पड़े हैं। ठीक है। उसके बाद आरबीआई ने एक दूसरा चीज भी इसके लिए डेवलप किया है, दैट इज कि आरबीआई ने डिसाइड किया है एक वेब पोर्टल बनाने का। किसके यूज से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से ये एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें हम एनेबल कर सकते हैं लोगों को। किसके लिए? मल्टीपल बैंक्स में पड़े हुए अनक्लेम डिपॉजिट्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। ये जो पूरा माजरा है ये 30 मई को जो मीटिंग हुआ था, इसी महीने में जो मीटिंग हुआ था, कब हुआ था? 30 मई को। किसका मीटिंग? इट इज द मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इस कमिटी के मीटिंग में निर्मला सीतारमन, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने एक ड्राइव कंडक्ट कराने के लिए कहा था। किसके लिए? अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स को सेटल करने के लिए, ताकि पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में, ध्यान रखिएगा ये सिर्फ बैंक्स पे नहीं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं उनको भी, फॉर एग्जांपल जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं वहां से जो मेरे एनपीएज आते हैं उसको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के साथ उसका भी रिलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो जो एनपीएज हैं दैट आर अनक्लेम डिपॉजिट, जिससे बैंक को नुकसान होता है। और ये जो अनक्लेम डिपॉजिट्स है इसको अगर मार्केट में फिर से चैनलाइज कर दिया जाए, क्योंकि मार्केट में ये मनी नहीं चैनलाइज हो रहा है, तो इंजेक्शन जो टर्म यूज होता है मनी सप्लाई में, अगर हम इस पूरे 35,000 करोड़ रुपीस को मार्केट में इंजेक्ट कर पाए तो हमारे पूरे क्रेडिट सिस्टम के लिए एक अच्छा बूस्ट होगा, पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक अच्छा बूस्ट होगा, जो कि अभी अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं बैंक में। फॉर दैट ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है, इसके मीटिंग में निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा था कि फाइनेंशियल सेक्टर में अभी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को सेटल करने की बात की जाए। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ये एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में बात करें तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी काउंसिल है। नॉन स्टैट्यूटरी काउंसिल मतलब
नॉन स्टैट्यूटरी काउंसिल मतलब ये पार्लियामेंट के किसी एक्ट से नहीं बना है, इट इज मेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना हुआ है। ये किसके अंडर में काम करता है? इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी दिया हुआ है वहां पर अगर आप लोग रजिस्टर करते हैं तो वहां भी आपको मिल जाएगा, या अगर आप गूगल ड्राइव के लिंक में जाना चाहते हैं तो वहां भी मिल जाएगा, और अगर आप हमारे वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहां भी आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड के मामले में अगर आपको कोई भी एरर का सामना करना पड़ता है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जरूर हेल्प किया जाएगा। तो बात करते हैं एफएसडीसी की। नॉन स्टैट्यूटरी काउंसिल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से फॉर्म किया गया था 2010 में, ठीक है। इसको किसने सबसे पहली बार प्रपोज किया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय द रघुराम राजन कमिटी। दी अर्लियर आरबीआई के जो चेयरमैन थे, आरबीआई के जो गवर्नर थे रघुराम राजन, 2008 में उनके अंडर में जो रघुराम राजन कमेटी बनी थी उसने ये प्रपोज किया था कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए, ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसका कॉम्पोजिशन है कि इट इज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके मेंबर्स होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के जो रेगुलेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पीएफआरडी है, द प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जो आईआरडीए, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो रेगुलेटर्स हैं इनके हेड्स जो होंगे ये भी उसके मेंबर्स होंगे। साथ ही साथ जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, और जो देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ये सभी उसके मेंबर्स होंगे। 2018 में गवर्नमेंट ने इस एफएसडीसी के मेंबरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट किया था। उसमें उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु इज रिस्पांसिबल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चेयरपर्सन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है, इनको भी उसमें ऐड किया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ एफएसडीसी की जो सब कमिटी होती है उसको हेड करते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ये सारे फैक्ट्स आपको दोहरा लेने हैं एक एक बार, ठीक है। इसके शॉर्ट जो नोट्स हैं वो आपको बना लेना है। इससे आपको फायदा क्या हो जाएगा कि जब भी आपको चीजें रिलेट करना पड़ जाए, क्योंकि अभी यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछती है, टॉपिक आपको कुछ पढ़ना पड़ता है, उसको रिलेट आपको किसी और चीज के साथ करना पड़ता है। तो बात करें अगर फंक्शन की, तो एफएसडीसी का फंक्शन जो है इट इज टू स्ट्रेंथन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज, क्या करना है उसको? जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको एनहांस करना, और जो इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन है, मतलब जैसे सेबी के साथ आरबीआई का कोऑर्डिनेशन, सेबी के साथ पीएफआरडीए का कोऑर्डिनेशन, आईआरडीए के साथ कोऑर्डिनेशन, इससे क्या होता है कि जो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है वो ठीक से काम कर पाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी है, मतलब कि बड़े तौर पर अगर देखें तो जो सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स को काम करने के लिए ये जो पूरा फंड है उसको मार्केट में चैनलाइज करना जरूरी है। ये जो इतना बड़ा फंड पड़ा हुआ है, अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, उसको अगर मार्केट में चैनलाइज कर दिया जाए तो वो पूरे बैंकिंग सिस्टम में आएगा, पूरे मनी सप्लाई में उसका हम लोग एडिशन देख पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एफएसडीसी एंड द 100 days 100 pays कैंपेन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सेटल द प्रॉब्लम ऑफ द अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो दूसरी न्यूज हमने 2 जून को देखा था, that is regarding the सेडिशन एक्ट, सेडिशन मतलब राजद्रोह। ये जो सेडिशन एक्ट है एक्चुअल में ये ब्रिटिश टाइम का एक्ट है। अब जो ये ब्रिटिश टाइम का एक्ट है, इसी की वजह से कुछ लोगों ने ये पिटीशन डाला था कि ड्यू टू कॉलोनियल लीगेसी, क्योंकि ये एक कॉलोनियल एक्ट है तो उसका अभी कोई मायने नहीं रखता है, ये लोगों ने कहा था जो पिटिशनर थे। बट द प्रॉब्लम इज कि जो सेक्शन 124A है, मतलब जिसके अंडर में ये सेडिशन लॉ है, सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो डील करता है किसके साथ? सेडिशन के साथ। उसको कहा था कि इसको रिटेन करना है इन द इंडियन पीनल कोड, लेकिन विद सर्टेन अमेंडमेंट्स, और इसी के साथ साथ अमेंडमेंट्स के साथ साथ गवर्नमेंट में क्लैरिटी देने की भी बात कही है, और एक गाइडलाइन प्रोवाइड करने की बात करी है। किस चीज के लिए? कि जो लॉ है उसको कैसे
यूज किया जाए, उसको कैसे इन्फोर्स किया जाए, उसको लेकर के गाइडलाइन जारी करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें तो जो पनिशमेंट का स्कीम है सेडिशन में, उसको भी अमेंड करना है। किसके साथ? दूसरे ऑफेंसेस के साथ। फॉर एग्जांपल ये जो 196(3) ऑफ द जो सीआरपीसी का जो 196 है, इसको इनकॉर्पोरेट करना है, जिसमें कहा गया है कि स्टेट के अंडर, स्टेट के अगेंस्ट अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो उस केस में क्या होता है, 196(3) जो है ऑफ द सीआरपीसी ये एप्लीकेबल होता है। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 196 ऑफ द 196 सबसेक्शन 3 of the CRPC, it deals with conspiracy against state. Conspiracy against state. ठीक है, दो चीज, दोनों CRPC का 196 का 3 और 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड यानी कि IPC, ये सेडिशन को डील करता है। और सेडिशन जैसा ही एक दूसरा कानून है, क्योंकि क्रिमिनल कानून है अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट स्टेट अगर कोई करता है तो ये जारी होता है। इसी के साथ साथ बोला है कि सेक्शन 154 यानी कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR नहीं होने पर भी हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं। हम लोग मींस जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है, तो इट इज रिगार्डिंग द FIR एंड द अरेस्ट ड्यूरिंग द कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो ये दोनों के साथ पैरिटी बनाने के लिए भी क्या कहा है कि अमेंडमेंट लाया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक प्रोसीजरल सेफगार्ड मिलेगा। सेफगार्ड किसके अगेंस्ट में? सेफगार्ड प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ एन FIR फॉर एन ऑफेंस अंडर सेडिशन। तो इसमें पता चलेगा कि सेडिशन के अंडर में जब भी FIR किया जाता है तो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस में लिया जाए या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में लिया जाए। अरेस्ट में अगर वारंट चाहिए तो वारंट किससे लेना है, ऐसे रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस है, इसको कहा गया है कि स्टेट इसको जारी करेगा। तो सीधा सीधा बात है, लॉ कमीशन ने ये सीधा बात बता दिया कि जो सेडिशन का कानून है उसको सैक नहीं करना है, लेकिन उसमें चेंजेस ला करके भी हम लोग उस लॉ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको किसने कहा है? इट इज सेड बाय द 22nd लॉ कमीशन। बात करते हैं लॉ कमीशन। लॉ कमीशन क्या है? तो जो लॉ कमीशन है दैट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, अगेन इट इज नॉट मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो करंट लॉ कमीशन है दैट इज द 22nd लॉ कमीशन एंड इट इज हेडेड बाय कौन? हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो है इसके चेयरपर्सन है। नाम ध्यान रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी इसके चेयरपर्सन है। फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना था जिसके अंडर में हम लोगों को IPC CRPC दिखती है? कौन बनाया था? किसने बनाया था? ब्रिटिश ने बनाया था। ब्रिटिश लोगों ने जो बनाया था ब्रिटिश राज में, उसके अंडर उसको चेयर किया था लॉर्ड मैकॉले ने, जिसके अंडर में हम लोगों को IPC और CRPC ये सब देखने को मिलता है। वहीं से इन सब का जन्म हुआ था। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो 1955 में आया था एंड इट वाज फॉर अ 3 ईयर टर्म। ठीक है, 2020 में जो 22nd लॉ कमीशन आया है उसको फिर से 3 ईयर के लिए यानी कि 2024 तक के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग और भी डिटेल में पढ़ना चाहे तो 3 जून का जो हिंदू है उसमें एक आर्टिकल है रिगार्डिंग दी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि उत्तराखंड का एक डेलीगेशन है जो 22nd लॉ कमीशन से बात कर रहा है रिगार्डिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यही जो 22nd लॉ कमीशन है, इसी ने 2020 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी इंडिया में जारी करने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भी एक स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर के जो एक आर्टिकल 3 जून को आया है, मैं पेज नंबर भूल रहा हूँ, अगर आप लोग उसको भी थोड़ा सा नोटिस कर लें तो आप लोग तीनों को रिलेट करके अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं लॉ कमीशन का कॉम्पोजिशन कैसे होता है। लॉ कमीशन का कॉम्पोजिशन जो होता है, इट हैज अ चेयरपर्सन और 4 फुल टाइम मेंबर्स इंक्लूडिंग एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। इसमें लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज होते हैं इन द लॉ मिनिस्ट्री, जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। मतलब एक्स ऑफिशियो मतलब जब तक आप उस ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं तब तक ही आप मेंबर रहेंगे। फॉर एग्जांपल, द चेयरमैन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जब तक वाइस प्रेसिडेंट है तब तक चेयरमैन है, कल को अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे तो उनको चेयरमैनशिप भी छोड़ना पड़ेगा। दैट इज रिगार्डेड एज द एक्स ऑफिशियो। ठीक है,
सो ही इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द कमीशन होते हैं कौन? लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज, जो कि लॉ मिनिस्ट्री में होते हैं, ठीक है। इसी के साथ इट विल ऑल्सो हैव नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से पार्ट टाइम 5 मेंबर भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉ कमीशन और जो सेडिशन का कानून है। इसमें जो मैंने आपको सेक्शंस बताया है इसको आप लोग नोट करिएगा, दिस सेक्शन 196 का सबसेक्शन 3 एंड दिस सेक्शन 154, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एजुकेशन की। जो टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग है, ये आसाम से रिलेटेड आपको ये न्यूज मिल जाएगा। दैट इज जो आईआईटी गुवाहाटी है, इट हैज गॉट द 6th पोजीशन वर्ल्ड वाइड इन द एसडीजी 7। एसडीजी 7 जो है वो क्या है? इट इज रिगार्डिंग द अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। और आईआईटी गुवाहाटी जो है उसको बहुत सारे एसडीजी के स्टेट मतलब एसडीजीज के अगेंस्ट में उसको बहुत सारे रैंकिंग्स मिले हैं और अच्छे रैंकिंग्स मिले हैं। उसका कारण ये भी है कि हम लोग मैं बात करने वाला जो लास्ट पॉइंट है, आईआईटी गुवाहाटी एक पहला यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसने एक यूजी कोर्स इंट्रोड्यूस किया है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे। तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि व्हिच ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैज इंट्रोड्यूस्ड एन इंटरडिसिप्लिनरी अंडरग्रेजुएट कोर्स ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। चलिए, सो आईआईटी गुवाहाटी का ये जो रैंकिंग है, इसका रैंकिंग अभी इंप्रूव हो चुका है। आईआईटी गुवाहाटी को एसडीजी 6, एसडीजी 8 और एसडीजी 14, आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या है? आप लोगों को इसमें जो ज्यादातर चीजें पढ़ना है दैट इज जो एसडीजीज है। एसडीजी 7 क्या है? अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। एसडीजी 9 क्या है? इट इज द इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। हम लोग एसडीजी 9 को कैसे याद रखने के लिए मैं बताता हूँ सबको, बिकॉज 9 के प्रोनाउंसिएशन में आपको एक आई मिलता है, सो दैट आई इज एक्चुअली द इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एसडीजी 7 जो है आपका, हम लोग बोलते हैं लकी 7। लकी 7 से आप कैसे याद रख सकते हैं कि इट इज लकी 7 वो होता है जिसके पास एनर्जी है इस दुनिया में, मतलब जैसे अरब कंट्रीज, उनके पास वो इतने लकी हैं, उनके पास इतना पैसा है क्योंकि उनके पास जो एनर्जी का सोर्स है वो उनके पास है। हम लोग ऐसे याद रखते हैं, ठीक है ना। एसडीजी 6 जो है मेरा, दैट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। ऐसे आप लोग अलग अलग आप लोग अपना ट्रिक्स लगा करके इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग पे एक वीडियो जब उसका और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएंगी तो आपको वो प्रदान कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन के बारे में अगर बात करें तो अगर आप देखेंगे तो आसाम इज वन ऑफ दो स्टेट्स जिसने ये कहा है कि वी हैव कंप्लीटेड द 50% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हम लोगों ने जो प्रदान किया है, आसाम गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 50% हाउस होल्ड्स को टैप कनेक्शन मिल चुका है, दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि सर व्हाट इज पोर्टेबल वाटर? पोर्टेबल वाटर जो है इट इज एक्चुअली नॉट ड्रिंकिंग वाटर, कोई भी इसको ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिला नहीं देगा। पोर्टेबल वाटर जो है उसको हम लोग सीधा सीधा ड्रिंकिंग वाटर नहीं बोल सकते। पोर्टेबल वाटर में इंप्योरिटीज डिसॉल्व होती हैं, इंप्योरिटीज उसमें डिसॉल्व होती हैं। पोर्टेबल वाटर को तभी ड्रिंकिंग वाटर या कंजम्पशन के बेसिस पे कंजम्पशन के लायक तभी बना दिया जाएगा जब हम उसका प्यूरिफिकेशन कर लेंगे। सो पोर्टेबल वाटर प्लस प्यूरिफिकेशन इक्वल्स टू ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है पोर्टेबल वाटर के साथ प्यूरिफिकेशन हो तभी वो ड्रिंकिंग वाटर बन सकता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने कहा है कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन यानी कि एफएचटीसी जो है जल जीवन मिशन के अंडर में, जो हमारे पीएचई मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि आउट ऑफ द टोटल 67,95,311 दैट इज द 67,95,311 हाउसहोल्ड्स, आउट ऑफ दिस 34 लाख हाउसहोल्ड्स को क्या है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस मिल चुका है। ये कहा है हमारे जो पीएचई मिनिस्टर जयंत मल्ल बरुआ जी है, उन्होंने कहा है। अगेन सो आसाम ने ये जो रिकॉर्ड है ये कैसे हासिल किया? अगर आप लोग देखेंगे तो इंडिपेंडेंस के बाद ऑलमोस्ट 2% एक्सेस था लोगों के पास पोर्टेबल वाटर का, इसको अभी 50.5%, ऑलमोस्ट आधा क्या, ऑलमोस्ट आधा से भी ज्यादा थोड़ा सा, उसको भी अचीव करने में
ये सफल हुए हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जल जीवन मिशन है क्या चीज। तो जल जीवन मिशन जो है इट इज लॉन्च्ड इन 2019, किसके लिए? टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर इंडिविजुअल हाउस होल्ड को, किसके द्वारा? थ्रू टैप कनेक्शन बाय 2024। ठीक है, सो 2019 का मिशन है, अप टू 2024 क्या करना है? टैप वाटर लोगों के घर में कनेक्शन पहुंचाना है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में। ठीक है, याद रखने लायक चीज ये है कि 5 स्टेट ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा एंड पंजाब। इन लोगों ने 100%, और इसी के साथ साथ 3 यूनियन टेरिटरी, अंडमान, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली और पुदुचेरी, इन तीनों ने भी 100% कवरेज का जो अनाउंसमेंट है अंडर द जल जीवन मिशन ये इंश्योर कर दिया है। अगर करंटली बात करें तो इंडिया में जो टैप वाटर जो है वो 9.03 लाख यानी कि 88% स्कूल्स में अवेलेबल है और आंगनवाड़ी सेंटर्स में 83% अवेलेबल है। सो इट इज वन ऑफ द टारगेट्स ऑफ द जल जीवन मिशन। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स जो है ऐसे जगहों पे पोर्टेबल वाटर यानी कि टैप वाटर को जो अवेलेबल कराना है, ये भी जल जीवन मिशन के अंडर में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टारगेट्स है। ठीक है, अगेन न्यूज रिगार्डिंग दी जीएसटी कलेक्शन। ये जो कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स के अंदर में, मैं कल से देख रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स, बहुत स्ट्रेस स्टूडेंट्स ने मुझको ये भेजा कि सर एक्चुअल में न्यूज़ क्या है। किसी न्यूज़ में ये बताया गया कि सर 90% फॉल है, तभी मैंने ये एक छोटा सा स्लाइड लिया है, और 12% राइज भी बता रहे हैं कोई कोई। सर एक्चुअल में न्यूज़ ये है क्या? तो लेट मी बस्ट द मिथ कि जो एक्चुअल में जीएसटी कलेक्शन है इट वाज अप्रैल में, मतलब अप्रैल 2023 में इट वाज हाईएस्ट कितना? ये था 1,87,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, और मई महीने में ये ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ गिर गया। ठीक है, ये मई महीना मतलब मई 2023 का बात कर रहा है। यहाँ पर स्टैट्स है, स्टैट्स को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा बातें नहीं करना है। बट द क्वेश्चन इज कि अप्रैल के मुकाबले अगर देखें, अप्रैल 2023 के मुकाबले मई 2023 में ये फॉल आया है, दैट इज 19%। एंड अगर देखें ईयर टू ईयर बेसिस में हम लोग अगर देखें, मतलब जो मेरा मई 2022 है, मतलब पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो मेरा जो राइज है दैट इज 12%। कब? मई 2023 में। लास्ट ईयर का अगर हम लोग कंपेयर करें तो 12% का राइज है। ठीक है, तो ये मेरा सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, और जो मेरा ये सेस है। सेस क्या है? सेस इज दी जो टोटल टैक्स पे जो मेरा एक दूसरा चार्ज लगता है, जो एक एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, दैट इज दी सेस एक्चुअली। ठीक है, जीएसटी के बारे में जो भी पढ़ना है, अलग अलग चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। जीएसटी के रिलेटेड एक वीडियो चैनल पे है, पहले से सर ने बनाया है, राजू चक्रवर्ती सर का जो वीडियो है वो भी आप लोग देख सकते हैं। सो जो जीएसटी है उस पर आप लोग जीएसटी का फॉर्मेशन देख लीजिएगा, जीएसटी का जो एक्ट का टोटल एक्चुअल नाम है वो देख लीजिएगा, जो अमेंडमेंट्स हैं, जो एक्ट्स हैं अलग अलग, ठीक है, कौन से आर्टिकल्स में जीएसटी मेंशन है ये देख लीजिएगा। और आसाम के रिलेटेड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, सो रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हम लोग को 50% स्टेट्स का जो है वो कॉन्सेंट लेना होता है स्टेट असेंबलीज का। तो आसाम वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने इसमें अपना कॉन्सेंट दिया था। ठीक है, आसाम वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने इस बिल को कॉन्सेंट दिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो जो ये हिंदू का आर्टिकल है 3 जून का, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिगार्डिंग इंडिया ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन का रिलेशन। सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, ये जो एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम है ये बहुत पहले से ही लागू है, 2004 के आसपास। बट ये इतना भी टाइटन नहीं किया था ईयू ने, लेकिन अभी क्योंकि ईयू का इकोनॉमी खुद का ही, जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज है उसके इकोनॉमी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब आप लोग देखेंगे कि जो वर्ल्ड है वो अभी ग्लोबलाइजेशन से रीजनलाइजेशन की तरफ जा रहा है। लोग कहते हैं, हम लोग इंडिया ने भी तो बात किया ना,
इंडिया ने भी मेक इन इंडिया का बात किया, जबकि वी आर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। अभी बाहर के कंपनीज भी इंडिया में आएंगी और इंडिया के कंपनीज भी बाहर जाएंगी। स्टिल अभी जो इंडिया ने कहा है कि मेक इन इंडिया, तो जो रीजनलाइजेशन का ट्रेंड है इन ग्लोबलाइज ट्रेड उसको अगर आप देखेंगे तो उसी के रिलेटेड में ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसमें यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि जो आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन जैसे प्रोडक्ट्स जब आएंगे यूरोपियन यूनियन के टेरिटरी में, बाहर से इंपोर्ट होंगे, तो जो यूरोपियन यूनियन के प्रोड्यूसर है उनको जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के अंडर में जो पे करना होता है, जो कॉस्ट बॉन्ड करना होता है, वो अभी बाहर के कंपनीज को भी करना है। ठीक है, तो फिर इंडिया के केस में ये कैसे रिलेवेंट है? इंडिया के केस में ये रिलेवेंट है बिकॉज इंडिया हैज रिपोर्टेडली डिक्राइड है जो सीबीएम है ये प्रोटेक्शनिस्ट है और डिस्क्रिमिनेटरी है। मतलब ये प्रोटेक्शनिस्ट है कि प्रोटेक्शनिस्ट क्यों, प्रोटेक्शनिस्ट होने से गड़बड़ है, मैं अपने देश के लिए सोच रहा हूं, उसमें गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी इसीलिए है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में ना तो आप किसी को फेवर कर सकते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो मेरा थ्योरी है, ना ही आप खुद को प्रोटेक्शनिस्ट बना सकते हैं। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब कि मैं अपने देश का जो मेरा एंटरप्राइज है उसको पहले प्रोटेक्शन दूंगा, उसको पहले प्रेफर करूंगा, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। इसीलिए जो हमारा पूरा एनएफएसए है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, और जो मेरा एमएसपी है, इन दोनों को लेकर के भी पूरे वर्ल्ड में ये चर्चा चलती है कि कैसे भारत ये कर सकता है। ठीक है ना? तो हमारे सोवरेनिटी के अंदर में रहते हुए हम लोग जो भी कर सकते हैं उसको तो हम लोग इंश्योर करेंगे। अब ईयू ने क्या कहा है, या लीगली जो इंटरनेशनल लॉ में बात है वो बात कैसे होती है कि जो गैट है, दैट इज द ग्लोबल एग्रीमेंट ऑफ ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसका जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 क्या कहता है कि हम लोग कोई ऐसा मेजर नहीं ले सकते जो कि वायलेट करता है उसको, एक्सेप्ट किस केसेस में, बहुत सारे उसमें कैटेगरीज दिए गए हैं। एक कैटेगरी उसमें है कि मैं कंजर्वेशन ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, अगर इसको इंश्योर करने के लिए अगर मैं यहाँ पर अपने कंट्री में कोई एक लॉ लाता हूँ या कोई मैं मेजर लेता हूँ तो उससे कोई मैं लीगल ऑब्लिगेशंस में नहीं फंसता हूँ। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है कंजर्वेशन ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, उसके बेसिस पे जो यूरोपियन यूनियन है वो इस केस में ये जो प्रोटेक्शनिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी जो कहा जा रहा है उस पे ये बच सकता है। ठीक है, तो WTO और गैट क्या है, क्यों इसके बारे में इतने बातें होती है? सो जो WTO है वो एक्चुअल में इससे पहले 1948 में इट वाज नोन एज द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, उसके बाद 1995 में, अगर आपको ध्यान होगा, 1995 में इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया आफ्टर द माराकेश एग्रीमेंट। माराकेश इज इन मोरक्को, मोरक्को इज इन अफ्रीका। ठीक है, तो मोरक्को का जो माराकेश एग्रीमेंट है उसके अंडर में क्या गया था, WTO जो है इट स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम 1 जनवरी 1995। इससे पहले 1948 तक हम लोग इसको गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के नाम से ही जानते थे। ठीक है, WTO क्या है? WTO इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हमारे पास IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। तो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें WTO इज द लार्जेस्ट, एंड उसके जो मेंबर्स है दैट इज 164 मेंबर्स, और 98% ग्लोबल ट्रेड जो है वो WTO के अंडर में ही होता है। ठीक है, और WTO का जो रूल्स ऑफ ट्रेड है बिटवीन नेशंस जो है, रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन, इट इज द एक्चुअल जो लार्जेस्ट हम लोग बोल सकते हैं, लार्जेस्ट यानी कि यही इसी का जो रूल्स है, WTO के जो रूल्स हैं यही एक्चुअल में इंटरनेशनल ट्रेड में एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और गैट। इससे बाहर भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब को लेकर के जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आगे के जो भी वीडियो आएंगे उसमें तो मैं बताता ही रहूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि रोज के जो क्वेश्चंस होंगे मैं रोज के आंसर आपको रोज नहीं दूंगा आपसे। ठीक है, हिंदू हो जाए या आसाम ट्रिब्यून हो जाए, मैं जो आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा या आर्टिकल्स के बाहर भी या इसके बाहर भी अगर कोई न्यूज़पेपर है, फॉर एग्जांपल आसाम में आप सेंटिनल देख सकते हैं या आप इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हैं या आप कोई भी रीजनल या नेशनल न्यूज़पेपर देख सकते हैं,
मैं वहीं से आपको रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ कि जो आई है इन दी आईजीएसटी, शायद मैंने ये डिस्कस करते टाइम बताया भी है आपको कि जो आई इन दी आईजीएसटी है, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंटरनल, इंटीग्रेटेड, इंटरनल या इंट्रा। अच्छा यहाँ तो इंटरनल ही दिया हुआ है दोनों में, चलिए कोई बात नहीं, आंसर तो कुछ और ही है, प्रॉब्लम तो इससे नहीं है। तो आप लोग आंसर्स मुझे कमेंट करके बताएं 1 2 3 4 करके, ठीक है। चलिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है कि इन लाइट ऑफ द जीएसटी एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जीएसटी जो है इट इज लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, all transaction and processes would be only through electronic mode, cross utilization of goods। अच्छा ये राइट का मतलब ऑप्शन राइट है ऐसा नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे ही टिक किया है। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी अलाउड। सो आप लोग मुझे इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए ये भी एक दूसरा क्वेश्चन है। अभी आप लोग ऐसे ऑप्शंस को प्रैक्टिस करना बंद मत कर दीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर यूपीएससी का भी पैटर्न चेंज हो गया तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे, हम लोग वही NE1 NE2 वाला करेंगे। यूपीएससी के साथ कोई भी गेम नहीं चलता है, ठीक है, हर चीज में प्रैक्टिस रखना है अभी, ठीक। आपको भी नहीं पता यूपीएससी को कैसा ऑफिसर चाहिए, ठीक है। तो जल जीवन मिशन से रिलेटेड जो चीज है उसके जो 4 ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि इट रेन्स टू प्रोवाइड पाइप, इट रेन्स लिखा हुआ है, इट एम्स होगा, टाइपिंग में मिस्टेक है। इट एम्स टू प्रोवाइड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड बाय 2024। इट एम्स टू प्रोवाइड 25 liters of tap water per person per day to all household। गोवा हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट। जो हर घर जल का जो नारा है मोदी जी ने दिया था, हर घर जल स्टेट टू प्रोवाइड 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इन रूरल एरियाज। उसके बाद जल शक्ति मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा हु इज द करंट जल शक्ति मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। आप लोग इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मेंस का भी वातावरण चालू है तो मेंस के भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ते हैं। ये जो मेंस का क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, हम लोगों ने जो फर्स्ट आर्टिकल था 100 days 100 pays वाला, वहां हम लोगों ने बात किया इसके बारे में, ठीक है। उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि डिस्कस अबाउट द अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट। अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट क्या है उसको आप इंट्रोड्यूस कर देंगे। व्हाट इज अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट, कौन से अकाउंट्स को हम लोग अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं और उसका रीजन क्या है कि इतना क्यों अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट बन चुका है इंडिया में, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखिएगा डिपॉजिट मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आप किसी ने बैंक में पैसा रखा और वो बैंक से ये पैसा निकाल नहीं रहा है। ऐसा भी है कि किसी का एफडी जो है या किसी का टर्म डिपॉजिट जो है वो मैच्योर हो चुका है लेकिन वो पैसा विड्रॉ नहीं कर रहा है, उसको क्लेम नहीं कर रहा है। तो ये सुन के आप लोगों को भी अजीब लग रहा होगा ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा है, ठीक है। और क्या स्टेप्स लिया जा सकता है तो टैकल दिस, ठीक है। इसका आंसर आप लोग हमारे फेसबुक, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या हमारे वेबसाइट पे भी हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो जो मेल आईडी है उस पर आप लोग इसका आंसर मेल कर सकते हैं। मैं आपको इसका एनालिसिस जरूर दूंगा। अगर आपको मॉडल आंसर्स या टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है या फिर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि जो हमारा 3 years सिविल सर्विस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, BA, BSc और BCom के जो स्टूडेंट अभी एडमिशन होने वाले हैं उनके लिए एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा, ठीक है। आप लोग 3 साल प्रिपेयर करने के बाद जब एग्जाम में जाएंगे यू विल बी श्योरली अहेड ऑफ दोज पीपल जो कि आपके बाद प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।